हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमर तिवारी है। हम यहाँ साइंस के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक परिसंचरण तंत्र, जिसे सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से आप जानते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न देके जाता है और हमारे बहुत सारे नंबर इससे कट जाते हैं। तो अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूरी जानकारी इसमें लेंगे। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है द फर्स्ट स्टेप अकेडमी। आपको अगर इसमें ज्ञान की बातें मिलती हैं, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप इसको पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी अपने फ्रेंड्स हो, दोस्त हों, यार हों, उनको आप इस साइंस के टॉपिक के बारे में बताएं और शेयर करें। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, परिसंचरण तंत्र की चर्चा करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र होता क्या है, पहला प्रश्न हमारे मन में आता है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या होगी। आप मेंस वगैरह में लिखने जाओ, 3 नंबर में आता है परिसंचरण तंत्र, तो आप उसको क्या बताओगे। तो सिंपल सी आपने हिंदी पढ़ी होगी, उसमें संधि विच्छेद अगर करते हैं, इसमें वो परिधन संचरण, इसको अलग अलग हम तोड़ देते हैं। परि का मतलब होता है हिंदी में चारों ओर। आप जानते होंगे पर्यावरण की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर हमारे जो फैला हुआ आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। उसी प्रकार चारों ओर संचारित होने वाला, उसे क्या बोला जाएगा, परिसंचरण तंत्र। यानी हमारे शरीर में चारों ओर पदार्थों का परिवहन, ठीक है, पदार्थों का परिवहन, कोई भी पदार्थ हो, ब्लड हो, भोज्य पदार्थ हो, पचा हुआ पदार्थ हो, पचा हुआ रस हो, कुछ भी परिवहन, हार्मोन हो, हार्मोन या जितने भी परिवहन होता है, उस तंत्र में जिसका अध्ययन करते हैं हम, उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। अर्थात सिंपल सी परिभाषा इसकी यह होगी, शरीर के चारों ओर पदार्थों का परिवहन करने वाले तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है। आइए अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसकी खोज किसने की थी, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम परिसंचरण तंत्र की खोज की। इन्होंने बताया कि बॉडी में पदार्थों का परिवहन किस माध्यम से होता है और क्या क्या तंत्र इसमें होते हैं, इसलिए इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने इसकी खोज कब की थी, तो आप बताएंगे। इसकी खोज इन्होंने 1628 ईस्वी में की थी। ये पहला प्रश्न, आपको बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन मिले भी होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मानव शरीर का जो परिसंचरण तंत्र है, हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं, परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अर्थात पदार्थों के परिवहन में कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए एक्शन परफॉर्म करता है, कौन कौन सा पार्ट हमारे लिए आवश्यक है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आपको बताना, जो मानव शरीर का परिसंचरण तंत्र है वह रक्त, जिसे आप ब्लड बोलते हो, ब्लड से बात करें तो आपका जो पचा हुआ भोजन है, छोटी आंत से पचने के बाद जाता है विलाई नामक संरचना से, पचा हुआ जो पदार्थ है ब्लड में ही मिलता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। ऑक्सीजन का परिवहन ब्लड के द्वारा होता है। शरीर में हार्मोनों का परिवहन ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है, तो अपन पहले ब्लड की चर्चा कर लेंगे इसमें। फिर हृदय, हार्ट, यानी ब्लड का सर्कुलेशन, पंपिंग अंग हार्ट है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रोसेस होती है, संकुचन और शिथिलन की अवस्था हृदय के द्वारा होती है और पदार्थों का परिवहन करने में हेल्प करता है। और हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनियां, जिसे अपन जानते हैं ब्लड वीसल्स के नाम से, ब्लड वीसल्स। इसमें अपन पढ़ेंगे क्या, धमनी और सिरा, आर्टरी और वेन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी में। ठीक है, तो अपना ये एक टॉपिक है बायोलॉजी के अंतर्गत कि परिसंचरण तंत्र। तो आपने बताया इसकी परिभाषा क्या होती है, परिसंचरण तंत्र में चारों ओर पदार्थों का परिवहन करने वाला तंत्र, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो आपने बताया वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने सन 1628 में इसकी खोज की थी। फिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण, यानी इसके अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिसका अपन को अध्ययन करना है, तो आपने बताया इसमें रक्त का अध्ययन करेंगे हम, ब्लड, हृदय, हार्ट जिसे आप बोलते हो, रक्त वाहिनियां, ब्लड वीसल्स। ठीक है, इस ब्लड वीसल्स में अपन किसका अध्ययन करेंगे, धमनी और सिराओं का अध्ययन हम इसमें करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत आपने बताया धमनी और
सिराएं जो हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन करती हैं, उसके बारे में अपन डिटेल चर्चा करेंगे। आपको इतनी बात समझ में आई? अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र में अपन ने लिखा है ब्लड। तो पहले हम रक्त, ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिंपल से इसमें प्रश्न आता है आपसे, थोड़ा सा घुमाएगा, ज्यादा इसमें क्वेश्चन आएगा नहीं। सिर्फ ब्लड से अगर बात करें तो पूछा जाता है रक्त है क्या। ठीक, रक्त है क्या, तो आपको पूछा जाएगा यह एक कोशिका है, यह एक ऊतक है, यह एक अंग है, या चौथा इसमें बोल देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बताना है ब्लड है क्या, तो सबको पता है इसे क्या बोलते हैं, ऊतक, टिश्यू है ये, टिश्यू। अभी कैसा टिश्यू है, तो आप एक टर्मोलॉजी पढ़ते हो विज्ञान की भाषा में, इसे तरल, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, संयोजी, संयोजी क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जो मानव शरीर का निर्माण हुआ है वह कोशिकाओं से हुआ है। ठीक, कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, तो संयोजी क्यों कहा जाता है। संयोजी अर्थात जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में हर एक पार्ट को कनेक्ट करता है। ठीक, सारे हार्मोन्स हो जो एक बॉडी से पूरे मैसेज माइंड तक देते हैं, माइंड से पूरे बॉडी तक जाते हैं, पदार्थों का परिवहन, एनर्जी देने के लिए पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी को ये जोड़ के रखता है ब्लड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। और ये क्या है, ऊतक। ठीक है, टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इंग्लिश में बोले, या तरल संयोजी ऊतक होता है क्या, ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या है, ऊतक, आपने आंसर बताया। फिर इससे अगला प्रश्न बनेगा कि ब्लड का निर्माण, ये एनटीपीसी वगैरह एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि ब्लड का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है। ठीक है, तो आपने बताया जो इसका निर्माण होगा किस अंग में होता है। ठीक, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं और हमेशा हम गलत कर जाते हैं। तो आपको बताना है इसका जो निर्माण होता है शरीर में, अस्थि मज्जा, अस्थि यानी हड्डी की बात हो रही है, बोन, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। अब बोन मैरो में इसका निर्माण कैसे होगा, इतनी बात आपको समझ में आई। रक्त, रक्त है क्या, एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल लिक्विड फॉर्म में रहता है, जल की इसकी मात्रा रहती है। संयोजी क्यों बताया आपने, पूरी बॉडी से कनेक्टिव रहता है ब्लड। ठीक है, सारे शरीर को ये पदार्थों का परिवहन करता है और संचरण करता है, और ये एक ऊतक है। ठीक, अब इसका निर्माण किसमें हुआ, तो आपने बताया शरीर में अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करते हैं। अब आपने बताया इसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है और इसका निर्माण होता है कहां, अस्थि मज्जा में। तो हम एक अस्थि बना लेते हैं, सामान्य सा उदाहरण। ये आपको एक अस्थि दिख रही है, ये क्या है, एक अस्थि है। अस्थि के अंदर लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला, तरल पदार्थ के रूप में पाया जाने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, इसे मज्जा बोला जाता है, अर्थात इसे क्या बोलेंगे हम, अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा जो होती है दो प्रकार की होती है। ठीक, हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और कुछ पदार्थ जो गोलाकार संरचना में रहेंगे, जिससे जुड़े रहते हैं, उसे बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, इसे बोलेंगे आप इंग्लिश में रेड बोन मैरो। और जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ पाया जाएगा, ज्यादा इसकी मात्रा रहती है, उसे क्या बोलते हैं, श्वेत अस्थि मज्जा, इसे बोलते हैं हम व्हाइट बोन मैरो। तो आपने बताया रक्त का निर्माण मानव शरीर के अस्थि मज्जा में होता है,
अस्थि मज्जा मानव शरीर में दो प्रकार की पाई जाती है, जिसे हम लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो और व्हाइट बोन मैरो कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा के द्वारा मानव शरीर में प्लेटलेट्स और आरबीसी का निर्माण होता है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स का निर्माण कौन करता है मानव शरीर में? लाल अस्थि मज्जा वाला भाग करता है। और जबकि श्वेत अस्थि मज्जा के द्वारा मानव शरीर में किसका निर्माण होता है? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। ये संयोगी या यौगिक के रूप में किसका निर्माण करते हैं? ब्लड का निर्माण करते हैं। तो आपने यहां समझा, थोड़ा सा आपसे एग्जाम डिटेल से पूछ लेगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आपने अस्थि मज्जा में। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में, श्वेत अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। तो आपको क्या लगाना डिटेल से? लाल अस्थि मज्जा आपने बता दिया। WBC का निर्माण किधर होता है? आपसे पूछेगा आरबीसी का निर्माण या WBC का निर्माण, तो आपने डिटेल से बताया लाल अस्थि मज्जा और श्वेत अस्थि मज्जा के अंतर्गत आता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, तो आपने बताया श्वेत अस्थि मज्जा के अंतर्गत आता है और इसी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इतना फिगर आपको समझ में है? आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात कर रहे हैं, अस्थि मज्जा की बात कर रहे हैं। तो मानव शरीर में जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों की सुरक्षा के लिए आपने एक बोन बनाया। इस बोन की बात मैं कर रहा हूं, ठीक? आपने बताया यहां अस्थि मज्जा पाई जाती है। अस्थि मज्जों के द्वारा आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है शरीर में, ठीक? अब इसकी सुरक्षा के लिए एक चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है। यानी आपको बताना है अस्थियों के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? इसे क्या बोलते हैं? परिअस्थक। इंग्लिश में बोले पेरियोस्टिक बोलते हैं इसे। पेरियोस्टिक मेम्ब्रेन, परिअस्थक झिल्ली परिअस्थक झिल्ली पाई जाती है। अब परि यानी आपको मैंने बताया, परि यानी होता है चारों ओर, यहां बताया था परिसंचरण तंत्र में चारों ओर संचरण करना। परि यानी होता है चारों ओर, अस्थि यानी होता है हड्डियां। यानी हड्डियों का आपको एग्जाम में आएगा तो आप आराम से ऑप्शन देख के लगा सकते हो। चारों ओर हड्डियों की पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी होती है? परिअस्थक झिल्ली होती है, जो हड्डियों की सुरक्षा करती है। फिर प्रश्न आता है ब्लड से आपके शरीर में, सिर्फ अपन बेसिक अभी जान रहे हैं ब्लड के बारे में। अपन आगे ये केवल सिर्फ एक सामान्य ज्ञान है जो प्रश्न बनते हैं, और डिटेल से अपन अब ये बढ़ते चल रहे हैं, धीरे धीरे देखते चल रहे हैं अपने को। तो आपने बताया परिअस्थक झिल्ली कहां पर थी? हड्डियों की सुरक्षा के लिए। अब पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो रक्त होता है, रक्त, ये कितने कितने लीटर पाया जाता है? एक सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा आपसे पूछी जाती है। लीटर दे देता है, 5 से 8 लीटर, 4 से 10 लीटर, ठीक है, 12 लीटर। तो आपको बताना है इसकी मात्रा जो होती है 5 से 6 लीटर होती है। अब अगर इसी को पूछ ले कि परसेंटेज के रूप में कितनी होती है मानव शरीर के परसेंटेज में, तो परसेंटेज यानी इसका प्रतिशत, यानी सिंपल सी बात, परसेंटेज में कैसे पूछेगा? सामान्य मनुष्य का शरीर हम मान के चलते हैं कितना होता है? 70 किलो, 75 किलो, 80 किलो, ठीक? तो अगर आपसे इसमें पूछेगा प्रतिशत के आधार पर कितना होता है, तो 70 हो, 75, उसने जो भी लिया हो, तो आप देखो जो 5 से 6 लीटर होता है, आपके पूरे शरीर का भार 70 से 80 किलो है, 70 किलो या 80 किलो एग्जाम में लिया है, तो इसका हम 100% मान लेंगे। तो 100% का 5 से 6 लीटर कितना होगा, या 5 से 6 किलोग्राम कितना होगा? तो आपको ये बताना लगभग 7 से 8% ब्लड का भार होता है, या प्रतिशत के आधार पे हो गई है, ठीक? अब आपसे पूछा जाए कि भाग कितना होगा, यानी भार के आधार पर कितना भाग होता है ये 5 से 6 लीटर पूरे शरीर का, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1/12 से 1/13 भाग, ये मानव शरीर के भार का भाग होता है। इतनी बात समझ में आई आपको? तो आपने बताया
हड्डियों के ऊपर चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में परिस्थक झिल्ली पाई जाती है, जिसे पेरियोस्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर रक्त की मात्रा जो होती है मानव शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। ठीक, एक सामान्य मनुष्य की बात हो रही है। और इसे अगर पूरी बॉडी का वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज में देखा जाए तो ये 7 से 8% होता है। और अगर भार की बात करें तो मानव शरीर का जो भार होता है, इस भार का ये 1/12 से 1/13 भाग होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे अपन बढ़ते हैं। केवल अपन अभी बेसिक जान रहे हैं जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अभी हमने थोड़ा सा अस्थि मज्जा के बारे में जाना था। अस्थि मज्जा के बारे में हमने जाना, तो एग्जाम में और प्रश्न इससे आते हैं, थोड़ा सा वो हम समझ लेते हैं। अस्थि मज्जा से ही प्रश्न आता है। तो आपने बताया अस्थियों के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में क्या पाई जाती है? परिस्थक झिल्ली पाई जाती है। इससे प्रश्न बनते हैं, परिस्थक झिल्ली से कुछ टिश्यू ऊतक जुड़े होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी कार्य करते हैं। उस ऊतकों से प्रश्न आता है। ठीक है, तो इनसे 3 प्रकार के ऊतक, जिसे आप टिश्यू बोल रहे थे, टिश्यू जुड़े होते हैं जो एग्जाम में प्रश्न लेते हैं, वो अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो परिस्थक झिल्ली से 3 प्रकार के ऊतक जुड़े होते हैं जो हमारे शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 टिश्यू कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला टिश्यू हम पढ़ने वाले हैं जो परिस्थक झिल्ली से जुड़ा होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं स्नायु ऊतक। इंग्लिश में आपने सबने ये वर्ड सुना होगा, लीगामेंट टिश्यू। दूसरा कांड्रा टिश्यू या ऊतक, इसी को क्या बोलते हैं? टेंडन टिश्यू। तीसरा है आपका पेशी ऊतक, इसी को क्या बोलते हैं? मसल्स टिश्यू। अर्थात ये 3 ऊतक कहां पाए जाते हैं? ये 3 ऊतक पाए जाते हैं परिस्थक झिल्ली, जो हड्डियों की सुरक्षा के लिए पाई जाती, उनसे लगे हुए टिश्यू होते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है, ये बहुत एग्जाम में आता है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको सिंपल से समझना है, ये मैं एक अस्थि बना रहा हूं और इससे रिलेटेड एक और अस्थि मैंने यहां बना दी और मैंने यहां लीगामेंट रख दिए। स्नायु ऊतक की बात हो रही है, कुछ लीगामेंट मैंने यहां डाल दिए। तो आपको समझ में आ रहा है, एक अस्थि ये है और एक अस्थि ये है। यानी हमारे हाथ की जो अस्थियां होती हैं, ये एक अलग अस्थि है, ये एक अलग अस्थि है। ह्यूमरस है और ये रेडियस और आल्ना है। ह्यूमरस हड्डी रेडियस और आल्ना से जुड़ी हुई है, यानी एक अस्थि दूसरे अस्थि से किसके जुड़ी हुई, किसकी सहायता से? स्नायु या लीगामेंट के द्वारा। यानी एक अस्थि दूसरी अस्थि को जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? स्नायु ऊतक करता है। फिर बात करते हैं कांड्रा की या टेंडन की बात कर रहे हैं। तो आपको समझना है, ये हमारी अस्थि है, अस्थि से जुड़ी हमारी मसल्स हैं। ठीक, हड्डियों से जुड़ी हमारी मसल्स हैं जो कि कनेक्टेड है अभी। ठीक, अब ये हड्डियां और मसल्स को जोड़ने का कार्य, यानी हड्डियों और मसल्स के बीच में जोड़ने या कनेक्शन का कार्य कौन से करेंगे? कांड्रा टिश्यू या टेंडन टिश्यू। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, यह टिश्यू की संख्या और मात्रा शरीर में कम होती जाती है और क्षमता इसकी कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जैसे वृद्धावस्था की ओर हम बढ़ते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है हड्डियों से मसल्स को छोड़ने लगती है। सिंपल सा आप देखोगे वृद्धजनों का, तो जो उनकी अस्थियां अलग समझ में आती है और नीचे जो स्किन वाला पार्ट है अलग झूलता हुआ समझ में आएगा। अर्थात क्यों हुआ? क्योंकि कांड्रन टिश्यू या टेंडन टिश्यू जो कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य कर रहा था, वह समाप्त होता जाता है। पेशी ऊतक का कार्य क्या रहेगा? ये एक पेशी को, मसल्स को
दूसरे पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। यानी एक मसल्स को दूसरे मसल से जोड़ने का कार्य कौन करेगा? मसल्स टिश्यू। और ये तीनों टिश्यू कहां पाए जाते हैं? लिगामेंट, टेंडन और मसल्स की बात कर रहा हूं। ये तीनों टिश्यू कहां पाए जाएंगे? तो आपने बताया परिस्थक झिल्ली, जो कि हड्डियों की सुरक्षा के लिए होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर का जो रक्त है, रक्त का पीएच मान, पीएच मान यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, अर्थात पीएच स्केल की खोज किसने की थी? स्केल की खोज पूछा जाता है। पीएच स्केल की खोज एक वैज्ञानिक का नाम था क्या? सोरेनसन। इसके बारे में जब केमिस्ट्री अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा स्केल है जो हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर निर्धारित किया था। 0 से 14 के बीच होता है ये, ठीक। स्केल पटरी जिसे आप हिंदी से बोलते हो, ठीक। तो 7 इसमें जो होता है उदासीन होता है, यानी 7 वाला जो स्पॉट होता है, बिंदु होता है, पॉइंट होता है, उदासीन रहेगा, ठीक। और यहां इससे पहले जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय। और इसके बाद के जो पॉइंट आएंगे आपको क्या कहलाएगा? ठीक, एसिडिक रहेगा, न्यूट्रल रहेगा और बेसिक। यानी बेस आपने बताया, एसिडिक बताया और न्यूट्रल यानी कोई भी उसमें नहीं रहेगा। तो अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। वह कैसे निर्धारित होता है? पीएच वैल्यू के अनुसार। तो आपने बताया जो पीएच मान होता है रक्त का कितना होता है, तो यह कितना होता है? 7.4। 7.4। अब मैंने आपको बताया 7 के बाद का जो आएगा पॉइंट वह क्या कहलाएगा? क्षारीय। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, तो 7.4। और थोड़ा सा घुमाएगा, आपसे पूछेगा कि रक्त का गुण कैसा होता है? अम्लीय होता है गुण, कि क्षारीय होता है, कि उदासीन होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता? तो आपने बताया 7 से ऊपर है, इस कारण से किस प्रकृति का हो जाएगा? क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। रक्त का पीएच मान 7.4 बताया, यह क्षारीय प्रकृति का होता है। अब पीएच मान की खोज किसने की थी? तो आपने बताया इस स्केल की खोज वैज्ञानिक सोरेनसन ने की थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एकदम सरल भाषा में अपने को समझना, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपने को अटेंड करने हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना ताकि सिलेक्शन हो जाए हमारा, ठीक। अब पूछा जाता है, अब हम आएंगे असली ब्लड के बारे में चर्चा करें कि ब्लड का निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन से रासायनिक यौगिक इसमें हैं। तो जो रक्त का निर्माण होता है उसके रासायनिक यौगिक में 2 कंपोनेंट्स बहुत जरूरी हैं, ठीक। 2 रासायनिक यौगिक बहुत आवश्यक हैं, उन्हीं से पूरे रक्त का निर्माण होता है, जिसे क्रमशः रक्त प्लाज्मा या इसी को बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, इन्हीं को बोला जाता है ब्लड कार्पसेल्स। तो संपूर्ण रक्त का निर्माण 2 रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा और कार्पसेल्स। रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, यही दोनों होते कंपोनेंट जो ब्लड का निर्माण करते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं रक्त प्लाज्मा के बारे में, ब्लड प्लाज्मा के बारे में। तो मानव शरीर में पाया जाने वाला संपूर्ण रक्त का, यानी जितना भी ब्लड पाया जाएगा, अगर हम उसे 100% मान लें, ठीक। जो ब्लड है, सिर्फ ब्लड आपने लिया, ब्लड को अगर हम 100% मान लें तो उसका 55 से 60% भाग किसके द्वारा निर्मित होता है? ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। ये एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आया है कि कितना प्रतिशत भाग ब्लड प्लाज्मा के द्वारा रुधिर का निर्माण किया जाता है। तो 55 से 60% भाग ब्लड प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है, ठीक। फिर पूछा था इसके रक्त के जो प्लाज्मा होता है, इसके रासायनिक संगठन में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो प्लाज्मा की बात हो रही है ना,
इसके रासायनिक संगठन में 3 पदार्थ मुख्य रहते हैं, जिसे क्रमशः अपन जानते हैं क्या, कार्बनिक पदार्थ के रूप में, अकार्बनिक पदार्थ, ठीक। सॉरी, दो अपन यहां जानते हैं, दो मोस्ट अपने लिए, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ के रूप में आपके शरीर में रहेगा क्या, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। शायद थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा होगा, कैमरे की सेटिंग नहीं होगी, पर मैं आपको बोल दे रहा हूं कार्बनिक पदार्थ के रूप में वसा, फैट, लिपिड जिसे बोलते हो, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल, कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। मुख्यतः अपने को जानना है कि जो प्लाज्मा का निर्माण हुआ है, जो कि पूरे ब्लड में 55 से 60% भाग होता है। वर्तमान समय में कोरोना काल चल रहा है, आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, अर्थात ब्लड से जो पॉजिटिव व्यक्ति हुए थे और उन्होंने कोरोना को हरा दिया, डिफीट कर दिया, तो उनके ब्लड के जो इम्यूनिटी है, ठीक है, एंटीबॉडी है, प्लाज्मा से निकालने के लिए, अर्थात ब्लड से प्लाज्मा वाला पदार्थ निकाल लिया जाएगा और सामने जो कोरोना पॉजिटिव उसको दिया जाएगा, ताकि उसके शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी निर्मित हो सके, ठीक है। तो इसी प्लाज्मा की बात हो रही है। तो संपूर्ण प्लाज्मा को अगर हम 100% मान लेते हैं, ठीक है, प्लाज्मा को अगर 100% मान लिया जाए, तो ये 100% भाग में जल 90 से 93% भाग जल निर्मित करता है, अर्थात इस प्लाज्मा में क्या रहेगा, जल। आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा में सर्वाधिक अकार्बनिक पदार्थ के रूप में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो आपको पता है जल H2O होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, जिससे मिलने के बाद यौगिक के रूप में जल का निर्माण होता है। तो इसमें कहीं आपको कार्बन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए ये अकार्बनिक पदार्थ है। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कार्बनिक पदार्थ पाया है, जल, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको लगाना क्या, जल। 90 से 93% भाग जल ही होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है सर्वाधिक, तो आपको बताना कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्रोटीन, जो कि लगभग 6% भाग का निर्माण करता है प्लाज्मा का। तो 90 से 93 इसने कर दिया, 6% प्रोटीन ने, बाकी से सारी चीजें रहती हैं। तो प्रोटीन ने 6% भाग का निर्माण कर दिया, अर्थात कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा ब्लड प्लाज्मा में किसकी होती है, तो आपने बताया प्रोटीन की। इतनी बात समझ में आई, फिर से समझा देता हूं मैं आपको। ब्लड प्लाज्मा की बात हम कर रहे हैं, आपने बताया रक्त का निर्माण रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा और ब्लड कार्पोसेल्स या रक्त कणिकाओं से होता है। पहला पॉइंट हमारा रक्त प्लाज्मा, तो आपने बताया संपूर्ण रक्त का जो निर्माण होता है ब्लड प्लाज्मा के द्वारा 55 से 60% किया जाता है। यह पूरे ब्लड का 55 से 60% भाग अकेले कंटेन करता है। फिर प्लाज्मा का जो रासायनिक संगठन है, किससे निर्माण हुआ है, तो हमने बताया 2 पदार्थ होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ में आपने बताया इसमें वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इत्यादि होते हैं। फिर यहीं से क्वेश्चन आएगा कि जल का प्रतिशत प्लाज्मा में कितना होता है, तो आपने बताया 90 से 93% लगभग, और प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, आपने बताया 6%। फिर थोड़ा सा प्रश्न घुमाया उसने कि ब्लड मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त प्लाज्मा में अकार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो आपने बताया 90 से 92% जल पाया जाता है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ यही होगा। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में किसको बोला जाएगा, जिसमें कार्बन की मात्रा होगी, तो आपको पता होगा प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के द्वारा होता है, अर्थात यहाँ कार्बन की मात्रा उपस्थित है। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या हुआ, प्रोटीन हुआ, जो 6% होता है, सर्वाधिक मात्रा इसकी होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा रक्त प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा का मानव शरीर में कार्य क्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं, तो परिसंचरण तंत्र में आपने था सारे पदार्थों का परिवहन। अब उनको अलग अलग अपने को डिफाइन करना, क्लासिफाई करना कि कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है।
तो आपने बताया कि जो पचे हुए पदार्थ होते हैं, यानी जो पाचक रस हमारे शरीर में पाचन के बाद बनता है, वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में जाता है, पर ब्लड में जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है वह उस पदार्थों को परिवहन करने का मुख्य कार्य करता है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? पचे हुए पदार्थों का शरीर में परिवहन और संचरण का कार्य रक्त प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। इसका दूसरा प्रमुख कार्य आपने बताया हार्मोनों का परिवहन, यानी जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में के द्वारा हार्मोनों का सेक्रेशन किया जाता है बॉडी में, यानी हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है। हार्मोन का स्त्रावण करने के बाद वह हार्मोन पूरे बॉडी पहुंचते किससे? तो आपने बताया रक्त के द्वारा और रुधिर के द्वारा। पर रुधिर में इसका कार्य कौन करेगा? प्लाज्मा। यानी आपने बताया हार्मोनों का परिवहन या संचरण का कार्य मानव शरीर में रुधिर प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई? यानी शरीर में जो पदार्थों का परिवहन होता है ये कौन करता है? प्लाज्मा करता है। और हार्मोनों का परिवहन और संचरण कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड के निर्माण में जो दूसरा कंपोनेंट है वह कौन सा है? ब्लड के निर्माण में दूसरा कंपोनेंट आपने बताया रक्त कणिकाएं हैं। रक्त कणिकाएं यानी आपका दूसरा टॉपिक है हमारा ब्लड कार्पसेल्स। कणिकाएं बोलते हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसमें हम किसका इसका अध्ययन करेंगे? पहले सामान्य सी बात है, आपने बताया संपूर्ण रुधिर का जो 55 से 60% भाग है वह कौन निर्मित करता है? 55 से 60% भाग किसने निर्मित किया? प्लाज्मा ने। अब रिमेनिंग पार्ट कितना बचा? 100 में। तो मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर का 40 से 45% भाग कौन करता है निर्मित? रक्त कणिकाएं। ठीक है, रिमेनिंग। अब रक्त कणिकाओं का निर्माण 3 प्रकार की मुख्य कणिकाओं से होता है, जिन्हें क्रमशः अपन किस नाम से जानते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स, हिंदी में इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। कणिका बोलते हैं, कहीं कहीं आपको एग्जाम में मिलता है, पुस्तकों में मिल जाएगा बहुत सारी किताब। रेड ब्लड सेल्स। सेल्स क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि सेल्स यानी होता है कोशिका, और कोशिका के अंदर केंद्र में क्या पाया जाता है? केंद्रक। न्यूक्लियस होना आवश्यक है, पर आरबीसी में कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात जीवों में केंद्रक नहीं पाया जाता, इस कारण से इनको कणिका बोला जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं। इतनी बात समझ में? रेड ब्लड कार्पोसेल्स इसे बोलते हैं। फिर दूसरा है, इसमें पढ़ेंगे हम WBC, इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, यानी इसको क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिका। ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थात आपने बताया जो रक्त कणिकाएं होती संपूर्ण रक्त का 40 से 45% भाग मानव में निर्मित करती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः 3 यौगिकों से होता है, आरबीसी, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिका के द्वारा होता है।
ये तीनों कंपाउंड मिलने के बाद यौगिक के रूप में किसको बनाएंगे? रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर में करते हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, इसमें आरबीसी के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। इसे आपने क्या बोला? रेड ब्लड कार्पोसेल्स या लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका की बात हो रही है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था जो आरबीसी का निर्माण होता है, आपसे पूछा गया कि अगर आरबीसी का निर्माण कैसे होगा, तो आपको बताना है। आपको मैंने अस्थियों के बारे में बताया, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में किस अस्थि मज्जा में होता है? लाल अस्थि मज्जा में, ठीक, रेड बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो निर्माण आपने बताया इसका लाल अस्थि मज्जा में होता है। पर अगर लाल अस्थि मज्जा नहीं दिया, केवल क्या दे दिया है? अस्थि मज्जा, ऑप्शन में अस्थि मज्जा दे दिया, यकृत दे दिया, प्लीहा दे दिया, स्प्लीन जिसे आप बोलते हो, तो आपको क्या लगाना है? अस्थि मज्जा ही लगाना है। और अगर अस्थि मज्जा में कौन सी? लाल अस्थि मज्जा। इतनी बात क्लियर हुई? फिर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कैसे होता है। जैसे सिंपल सी बातों से पूछा जाए, आपने बताया जब हमारी शरीर अस्थि में है, हम बड़े हो चुके तो हमारी अस्थियों का निर्माण हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बेबी जो है माता के गर्भ में रहता है, यानी गर्भावस्था में और वयस्कावस्था की बात हो रही है, गर्भावस्था में यानी आपका भ्रूणावस्था या बच्चा का जब मां की गोद में रहता है, तब मानव शरीर में जो बच्चा होता है उसमें अस्थियों का निर्माण नहीं होता। अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाया पर रक्त की जरूरत तो बॉडी को पड़ती है। तो आरबीसी का निर्माण कैसे होता है? अब वहां अस्थियां तो नहीं होती, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना गर्भावस्था के दौरान यकृत और प्लीहा, इसे क्या बोलते हैं? लीवर और स्प्लीन द्वारा, लीवर और स्प्लीन द्वारा गर्भावस्था में बच्चे के लिए आवश्यक आरबीसी का निर्माण किया जाता है। अब जब हम वयस्कावस्था में आ गए तो हमारी अस्थियां क्या होती हैं? विकसित हो जाती हैं। अस्थि विकसित हुई, विकसित होने के बाद अस्थि मज्जा में निर्माण शुरू हो जाता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण शुरू होता है। और कौन सी अस्थि मज्जा में? लाल अस्थि मज्जा में। तो आपको बताना है गर्भावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण बच्चों में कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। और वयस्कावस्था में कैसा होता है? अस्थि मज्जा में। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। आपने किताबों में एक वर्ड पढ़ा होगा, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ये फैक्ट आपने जरूर पढ़ा होगा, हर एग्जाम में, हर किताबों में आपको जरूर मिलता है। पर क्या रहेगा उसका आंसर? प्लीहा। स्प्लीन की बात हो रही है। अब आरबीसी कब का स्प्लीन को क्यों कहा जाता है और इसी को ब्लड बैंक भी कहा जाता है? तो आपको समझना है जो आरबीसी का जीवन काल होता है, अर्थात आरबीसी कितने समय तक के लिए जीवित रहती है। एक मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल है, टेन्योर समय पीरियड कितना होता है? तो आपको पता होगा, इसको कहते हैं 120 दिन। यानी एक आरबीसी 120 दिन में पूरी तरह डेवलप हो जाती है और बॉडी में ब्लड बनाने का निर्माण करती है, ये कार्य करती है। अब जो प्लीहा होती है ये आरबीसी का सिलेक्शन का कार्य करता है, आरबीसी का चयन करने का कार्य करता है। जो आरबीसी 120 दिन की हो जाएगी, ठीक, 120 दिन के होने के बाद ये क्या हो जाएगी? वृद्ध हो जाएगी। वृद्ध होने के बाद इसने ब्लड के निर्माण में सहायता की और ये कहां जाएगी? प्लीहा के पास। वृद्धावस्था के दौरान
प्लीहा इसको आगे नहीं बढ़ने देगा क्योंकि हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो वृद्धावस्था के दौरान ये प्लीहा क्या करेगा, इस आरबीसी को मार देगा। वृद्ध होने के बाद मर जाते हैं ना, तो मारने का कार्य कौन करता है, प्लीहा। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है, आरबीसी कब्र का। दूसरा, जब एक आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, कुछ आरबीसी जो होती है अपना जीवन काल पूर्ण नहीं कर पाती, उससे पहले ही 30 से 40 दिन पहले ही ये कहां पहुंच जाएंगी सिलेक्शन के लिए, प्लीहा में। अब प्लीहा इसका सिलेक्शन करेगा, चेक करेगा कि ये आरबीसी जो होती है बॉडी के लिए हानिकारक हो सकती है। समझ रहे हो, बॉडी के लिए हानिकारक होगी। हानिकारक होगी कैसे, इसका निर्माण दिन पूरे नहीं हुए, अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करने में सक्षम नहीं है, बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हुआ, तो मनुष्य की हानि हो सकती है। ठीक है, तो वे 30 से 40 दिन यानी अपरिपक्व, अमेच्योर, पूर्णतः डेवलप नहीं हो, अपरिपक्व आरबीसी को भी ये क्या करती है, मार देती है ताकि आगे ना बढ़ सके। इसलिए इन्हें क्या, वृद्धावस्था और अपरिपक्व आरबीसी की समाप्त करने का कार्य कौन करता है, प्लीहा करता है, स्प्लीन करता है। इसलिए आरबीसी कब्रगाह कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। तो आपने बताया आरबीसी का कब्रगाह किसे कहता है, प्लीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सामान्य आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन का काल पूर्ण करने के बाद आरबीसी जो है वह स्प्लीन के पास जाती हैं और उनका जो समय समाप्त होने के बाद वृद्धावस्था आ जाती है, तो स्प्लीन वृद्धावस्था के दौरान उनको पकड़ के मार देता है। जो आरबीसी 120 दिन का समय पूर्ण नहीं कर पाती हैं, अपरिपक्व अवस्था में रहती हैं, उनको भी स्प्लीन पकड़ के मार देता है। इसलिए उन्हें आरबीसी कब्रगाह कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, आरबीसी तो आपने समझा। अब प्लीहा जो होता है, स्प्लीन का जो अन्य कार्य रहता है, ये क्या करता है, मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी की बात करें, मानव शरीर में रक्त की आवश्यकता का यह निर्धारण करने का कार्य करता है। यानी ह्यूमन बॉडी को कितना ब्लड की जरूरत है, इसका कार्य कौन कर रहे हैं, निर्धारित स्प्लीन करता है। ठीक, निर्धारण का कार्य करता है ये। ठीक है, और अब आरबीसी का सिलेक्शन करता है, तो अर्थात ये निर्धारित करेगा कि आपको कितने ब्लड की आवश्यकता है शरीर में। अगर आपको ब्लड कितना चाहिए उतना ही ये ब्लड आगे पास करेगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा आरबीसीज आ रहे हैं उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। अर्थात यह रक्त का संचयन, स्टोर करने का भी कार्य करता है, जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, इमरजेंसी पीरियड में आवश्यक रहेगा तब यह ब्लड की पूर्ति करता है। इसलिए इसे क्या बोलता है, शरीर का ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से किसे जानते हैं अपन, स्प्लीन को, प्लीहा को। ठीक है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा शरीर में कितने रक्त की आवश्यकता है और कितने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके शरीर में अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है कि शरीर में रक्त की कमी हो गई, तो स्प्लीन द्वारा बॉडी को ब्लड प्रदान किया जाता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने बताया आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है मानव शरीर में आरबीसी का मात्रा या इसका प्रतिशत कितना होता है भाग। तो हम बात करते हैं, यदि प्रति 100 ml में, मिलीलीटर की बात हो रही है, प्रति 100 मिलीलीटर में आरबीसी का मात्रा या प्रतिशत कितना होता है, तो आपको बताना 12 से 16% भाग किसका होता है, आरबीसी होती है। 100 मिलीलीटर में 12 से 16% आरबीसी होती है। जब आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाओगे आरबीसी, डॉक्टर आपको लिखेगा सीबीसी टेस्ट कराने के लिए, काउंट ब्लड। ठीक है, तो आरबीसी का जो परसेंटेज रहता है वो प्रति 100 मिलीलीटर के अनुसार ही रहता है। इसके बीच में एक मानक माना जाता है, इसके बीच में आरबीसी होना चाहिए, तो आपका रुधिर स्वस्थ है। ठीक है,
तो प्रति 100 मिलीलीटर में 12 से 16% भाग आरबीसी का ही होता है। ठीक, और जो आरबीसी होती है, आरबीसी में एक पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। अब इसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन आखिर है क्या? हीमो अर्थात यहां बात हो रही फेरस की, अर्थात आयरन की बात हो रही है। हीमो यानी हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। आयरन जो होता है, आपने सुना होगा लाल मिट्टी जो होती है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की प्रोसेस होने के बाद वो जो मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। यहां भी आयरन ऑक्साइड होता है की प्रोसेस होती है, यानी आयरन का ऑक्सीकरण होने के बाद इसका रंग कैसा होता है, लाल। और ये हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कर देता है, और लाल रक्त करने का कार्य क्या होता है, आयरन। अर्थात आपसे पूछा जाए कि मानव के रुधिर में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मानव शरीर में रुधिर में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, आयरन। इतनी बात आपको समझ में। यानी मानव शरीर का जो रक्त होता है वो लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन लाल क्यों कर देता है, तो आपने बताया इस समय के केंद्र में आयरन नामक एक धातु पाई जाती है, जिसका ऑक्सीकरण होने के कारण आरबीसी जो रक्त का रंग लाल करती है, यही इसका एक प्रमुख कारण है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? जंतु जगत या पृथ्वी की बात की जाए, पृथ्वी में कुछ ऐसे जंतु पाए जाते हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। क्योंकि हमने बताया कि हमारे रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाएगा मानव शरीर में, तो कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें केंद्रक पाया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जंतु हैं भाई? वो ऊंट, कैमल और लामा। ऊंट और लामा पृथ्वी पर पाए जाने वाले दो ऐसे जंतु हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? तो आपको बताना है अफ्रीका हाथी के आरबीसी जो होती सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग हिरण की होती है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे बड़ी आरबीसी अफ्रीकी हाथी की होती है, जब सबसे छोटी कस्तूरी मृग या हिरण की होती है। आरबीसी, जिन जंतुओं में आरबीसी केंद्रक पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ऊंट और लामा कहा जाता है। लिख लीजिए इससे, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा जाता है आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, यानी संख्या के आधार पर आरबीसी की संख्या कितनी पाई जाती है मानव शरीर के रुधिर में, जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, मानक माना गया है। तो अगर हम मानते हैं 100 घन मिलीमीटर लेते हैं अपन, मिलीमीटर की बात हो रही है, सबसे छोटा पॉइंट ले रहे हैं अपन, प्रति 100 घन मिलीमीटर की बात हो रही है। तो इतने में कितनी आरबीसी की संख्या होनी चाहिए? तो एक स्टैंडर्ड है 4.5 लाख से 5.5 लाख घन की बात हो रही, क्यूब की। इतने में 4.5 लाख से 5.5 लाख घन 100 घन मिलीमीटर में आरबीसी के कण होने चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड है। इससे कम होने पे भी हानि होती है और इससे ज्यादा होने पे भी, इसी के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है। फिर आरबीसी के बारे में प्रश्न आता है आपसे कि आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या है।
इसका कार्य क्या रहेगा? तो आपने बताया रक्त का कार्य क्या रहता है? बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन करना, पदार्थों का परिवहन करना, हार्मोनों का परिवहन करना। तो आपने यहां जाना प्लाज्मा में हार्मोनों का परिवहन क्या कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा। बचे हुए पदार्थों का परिवहन कौन करता है? ब्लड प्लाज्मा। और आरबीसी का कार्य क्या रहेगा? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, अर्थात मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी ही करती है। ब्लड का एक कंपोनेंट जो आरबीसी है, यह प्रमुख रूप से ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है। यह आरबीसी आपकी समाप्त हुई। एग्जाम में थोड़ा सा पूछा जाता है कि वैज्ञानिक भाषा में या विज्ञान की लैंग्वेज में आरबीसी को और क्या जाता है? तो आरबीसी का एक अन्य नाम है क्या? आप लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का एक अन्य नाम है जो कि विज्ञान की लैंग्वेज में कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अभी आज पहली क्लास है, इसके बाद हम अगली नेक्स्ट क्लास देंगे। आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको ब्लड और आरबीसी समझ में आया, कंपोनेंट कैसे निर्माण होते हैं, एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, मैंने आपको ऑप्शन सही बताया कैसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ आपको केवल वही बताया गया जो एग्जाम से रिलेटेड आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जो हमारे चैनल में आने वाले टॉपिक हैं आपको कंटिन्यू मिलते रहें और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहें, और अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।